Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. D.L. Kumar from Biology faculty. देखिए बेटा हम बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और उसमें अपने टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के कौन कौन से प्रकार हैं? इससे पूर्व की वीडियो में हमने क्रॉस पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या एडेप्टेशन है, कौन कौन सी डिवाइस प्रेजेंट होती है प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन की, उनकी डिस्कस की थी। और अब हम क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स बात कर रहे हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं और उनमें से इस वीडियो में हम पहला टाइप जो कि एनिमोफिली वायु परागण है उसके बारे में यहां डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बेटा वायु परागण या इसे अपन कहते हैं एनिमोफिली। देखिए जो एनिमोफिली जो वर्ड है ये टर्मिनल वर्ड है और जो एनिमोफिली वर्ड है वो दो वर्डों से बना है, एक है एनिमोज और दूसरा है फाइलियन। एनिमोज मीन्स है विंड या वायु या इसे अपन एयर भी कह सकते हैं, वायु। एंड फिलियंस मीन्स होता है प्रेम या स्नेह। तो वायु से प्रेम करने वाले या एयर से वायु से स्नेह करने वाले परागकणों को क्या कहते हैं बेटा? एनिमोफिली परागण कहते हैं। तो वायु से स्नेह क्या है बेटा? एनिमोफिली या वायु परागण। अब देखिए यहां पर अपन जब भी कोई परागण का टाइप बात करेंगे वहां अपने को सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि उसकी क्या परिभाषा है। उसके बाद अपने को ध्यान रखना कि इस प्रकार के जो फ्लावर्स है, जो प्लांट्स है, इसमें जो फ्लावर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनके फ्लावर कैसे हैं, उनकी स्टिग्मा कैसी है, उनके एंथर कैसे हैं, ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद अपन बात करेंगे एग्जाम्पल और कोई स्पेशल पॉइंट हो, कोई विशेष बिंदु हो तो वो अपन यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें था वायु परागण में परिभाषा। देखिए बेटा वायु परागण की क्या परिभाषा होगी? जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर वायु के माध्यम से स्थानांतरित हो या वायु द्वारा जब परागकणों का स्थानांतरण हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वायु परागण कहते हैं। तो देखिए मैं परिभाषा लिख रहा हूं यहां पर। जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण, जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पादप के दूसरे अन्य पुष्प, यानी दूसरा पादप हो गया तो पुष्प भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वायु के माध्यम से हो। तो देखिए बेटा जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण किसके माध्यम से हो? वायु के माध्यम से हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा?
उसे अपन एनिमोफिली कहेंगे। क्लियर। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो देखिए बेटा, वायु परागण बराबर, शॉर्ट में बहुत जनरली अपन बात करें तो वायु के माध्यम से पराग कणों का स्थानांतरण, या अपन इसे और कहें तो वायु द्वारा परागण। क्या कहलाएगा बेटा? वायु परागण कहलाता है। तो ये चीजें अपनी, ये तो हो गई बेटा डेफिनेशन वायु परागण किसे कहेंगे अपन। तो ये क्लियर हो गया वायु परागण। अब देखिए बेटा, अपन बात करेंगे वायु परागित पुष्पों की विशेषता या गुण। तो ये तो परिभाषा होगी। अब अपन बात करें वायु परागित पुष्पों के गुण। ठीक है बेटा। तो वायु परागित पुष्पों के गुण, इसमें भी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पुष्प कैसे हैं, पुष्प। ठीक है बेटा। देखिए, वायु परागित पुष्पों के लिए पुष्प को अति आकर्षित होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वायु को किसी प्रकार के आकर्षण की जरूरत नहीं है। तो देखिए बेटा, वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं, तो वो मैं बात करूं अत्यधिक छोटे होते हैं, अनाकर्षक, कोई अट्रैक्टिव नहीं होते, कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है। बाहें दल व दल क्या होते हैं बेटा? बाहें दल व दल का अभाव, ये दोनों चीजें नहीं होगी, यानी कैलेक्स भी नहीं होगा और कोरोला भी इसमें नहीं होता। तो पेटल और सेपल और पेटल एब्सेंट रहेंगे। क्लियर। तो उनका अभाव रहेगा, छोटे होंगे, अत्यधिक संख्या में होंगे, बहुत अधिक संख्या में होंगे। पुष्प छोटे होंगे और संख्या में अधिक होंगे। दूसरी बात करें, रंगहीन होते हैं, क्योंकि कलर किसके कारण होता है बेटा? दल और बाह्य दलों के कारण, जो है नहीं, तो रंगहीन होंगे। ठीक है। गंधहीन, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार के कोई ऑर्नामेंटल या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहते हैं, इस कारण से ये कैसे होते हैं? गंधहीन होते हैं, विदाउट स्मेल। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो रंगहीन, गंधहीन, इसके अलावा अपन बात करें मकरंद रहित, यानी नेक्टर जो ग्लैंड है वो एब्सेंट रहती है, तो विदाउट नेक्टर होते हैं, विदाउट नेक्टर, मकरंद रहित होते हैं। तो देखिए बेटा, पुष्प कैसे हैं? बहुत अत्यधिक छोटे होंगे, अनाकर्षक होते हैं, बाहें दल और दल का अभाव होता है, अत्यधिक संख्या में होते हैं, रंगहीन, गंधहीन और मकरंद रहित और एक लिंगी। कैसे होंगे बेटा? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल होंगे, एक लिंगी, जिससे कि जो कि किसको? क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते। तो ये हो गए इसके पुष्प की विशेषता। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा पुष्प में एंथर की बात करें अपन, या पोलन ग्रेन की बात करें, तो देखिए पराग कण, एंथर थोड़ा सा फैला हुआ होता है और इसके एंथर में जो स्फुटन होता है वो एक तरीके से गन पाउडर के रूप में सडनली स्फुटन होता है, और गन पाउडर के रूप में होता है, मुक्त दोली प्रकार के होते हैं जो हवा के साथ इधर उधर डोलते रहते हैं। तो इस तरीके के एंथर होता है। हम यहाँ परागकण की बात कर रहे हैं, जो कि मेन चीज है। ठीक है। तो परागकण कैसे होता है इसके? किसके? वायु परागित पुष्पों के परागकण कैसे हैं वो अपन बात करें। तो देखिए बेटा, अत्यधिक छोटे होते हैं परागकण,
अत्यधिक छोटे होते हैं, अत्यधिक संख्या में होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। मैं अगर एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बात करूं तो मेज में मक्का में लगभग 25 मिलियन क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। उसके जो पूरा जो उसका जो फ्लावर सिस्टम होता है, मेल जो फ्लावर होगा उसमें पोलन ग्रेन लगभग 25 मिलियन होते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो मिराबिलियस में लगभग 135 मिलियन क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। तो अत्यधिक संख्या में। तो मक्का में कितने बेटा, मक्का में अगर एग्जांपल के रूप में बात करें तो 25 मिलियन क्या होता है, पोलन ग्रेन। इसी प्रकार यदि मैं मिराबिलियस में बात करूं, मिराबिलियस में तो लगभग 135 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो 25 मिलियन पोलन ग्रेन। तो 1 मिलियन यहां पर आप जान सकते हो, 1 मिलियन बराबर 10 लाख है, 10 लाख, ठीक है, क्लियर। तो अत्यधिक छोटे हैं, अत्यधिक संख्या में होंगे। दूसरे अपन बात करें, हल्के होते हैं, हल्के, पंख के समान रचना उपस्थित, पंखनुमा रचना उपस्थित होती है, पंख के समान रचना इसमें उपस्थित होती है। तो हल्के होंगे, पंख के समान रचना उपस्थित है, तो पंखनुमा स्ट्रक्चर उपस्थित है। और हल्के होने के कारण क्या है, वायु के माध्यम से ये क्या हो सकते हैं बेटा, ट्रांसफर हो सकते हैं। पंख उपस्थित है जिसके माध्यम से ये आसानी से एयर में फ्लोटिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो पंख के समान रचना उपस्थित होते हैं, हल्के होते हैं। दूसरी बात करें, चिपचिपे नहीं होते, नॉन स्टिकली होते हैं, ड्राई होते हैं, शुष्क होते हैं। शुष्क कैसे होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, नॉन स्टिकली होते हैं, शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, लाइट वेट के यानी हल्के होते हैं, पंख युक्त होते हैं, अत्यधिक छोटे आकार के होते हैं। और क्या होता है बेटा, बहुत अधिक संख्या में पोलन ग्रेन को बनाया जाता है। ये परागकणों की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अगर मैं कहूं कि पराग कोष की, तो पराग कोष कैसा है बेटा, फैला हुआ होगा पराग कोष। और अचानक स्फुटित होता है, जिससे परागकण, कैसे परागकण जो है गन पाउडर है उसकी तरह बाहर निकलते हैं। जैसे अपन होली में अपनी पिस्टन होती है और उसका जैसे अपन पिस्टन दबाते हैं तो एकदम से कलर बाहर निकलता है, उसी तरीके से इनके परागकोश से जो परागकण है वो गन पाउडर के रूप में, गन पाउडर के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए परागकोश, परागकण। तो पुष्प कैसा है, परागकण कैसे हैं, परागकोश कैसा है। नेक्स्ट अपन बात करें इनकी वर्तिकाग्र कैसी होगी, तो वो बात करें अपन। तो नेक्स्ट अपन बात करें वर्तिकाग्र। देखिए बेटा, वर्तिकाग्र कैसी है, फैली हुई है ये भी, और ब्रांचेड है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और परागकणों को कैप्चर करने वाली है, यानी परागकणों को पकड़ने वाली है, ठीक है। तो देखिए, फैली हुई शाखित होगी, हेयर लाइक रोम युक्त रचना उपस्थित है, रोम युक्त रचना होगी, और पराग कणों को पकड़ने की क्षमता होती है। तो कैसी है बेटा, इसके अलावा ये कैसी है, चिपचिपी भी होती है। तो अपन यहां बात करें कि
चिपचिपी, जिससे कि परागकण इनके चिपक जाए। ठीक है, ये वर्तिकाग्र की विशेषता है। ठीक है, तो अपन ने यहां पर वायु परागित पुष्प के गुण देख लिए बेटा। पुष्प अत्यधिक छोटे हैं, अनाकर्षक है, रंगहीन है, गंधहीन है, मकरंद रहित है, बाएं दल और दल अनुपस्थित है, अनाकर्षक है, बिल्कुल कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है, एक लिंगी है। परागकण कैसे हैं? अत्यधिक छोटे हैं, अत्यधिक संख्या में बनाए जाते हैं, हल्के होते हैं, पंख के समान रचना उपस्थित होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं और शुष्क होते हैं। ठीक है, परागकोश फैला हुआ अचानक स्फुटित होता है, जिससे परागकण गन पाउडर के रूप में बाहर रिमूव होते हैं एनवायरमेंट में। वर्तिकाग्र कैसी है? फैली हुई है, शाखित है, रोम युक्त है, परागकणों को पकड़ने की क्षमता होती है और चिपचिपी होती है। देखिए बेटा, मैं इस फ्लावर की बात करूं तो इसके फ्लावर में आपको बना दूं, ये ओवरी है, उसके बाद में ये बाह्य दल के रूप में छोटी सी स्ट्रक्चर उपस्थित हो सकती है इनमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस ओवरी से इस तरीके से क्या निकली रहती है बेटा? स्टाइल निकली रहती है, ये इनकी स्टाइल है और इन पर ये हेयर लाइक यानी ये इसकी स्टाइल और स्टिग्मा है। तो ये इसकी वर्तिकाग्र और वर्तिका है और इस तरीके से यहां से ये जो है ओव्यूल्स हो गया, ये ओव्यूल हो गया और ये यहां पर जो पोलन ग्रे एंथर है वो लगे हुए हैं, ये एंथर हो गए। इस प्रकार से इसमें ये एंथर हो, पुंकेसर हो गए, ये बड़े इसमें पुंकेसर होते हैं, ये पुंकेसर हो गए इसमें। इस प्रकार के फ्लावर होते हैं बेटा, किसमें? जो एनिमोफिलस जो प्लांट होते हैं, एनिमोफिली जो प्लांट होते हैं, उनमें इस प्रकार के फ्लावर है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे, फैली हुई स्टिग्मा है, शाखित है, रोम युक्त स्ट्रक्चर निकल रखी है और परागकणों को कैप्चर करने वाली रचना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, फ्लावर में कोई किसी प्रकार के आकर्षण के केंद्र नहीं है, कोई कलरफुल बाह्य दल या दल नहीं है, एक अनाकर्षक और शुष्क फ्लावर के होंगे, बहुत अधिक संख्या में होंगे। ये फ्लावर हो गया इसका। ठीक है, अब एग्जाम्पल अपन बात करें। मैंने कहा था कि अपन जब भी कोई परागण का प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पहली चीज अपन बात करेंगे परिभाषा, दूसरी बात करेंगे पुष्पों की विशेषता, उसके बाद अपन ने बात की एग्जाम्पल। ये तो 4 चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट परिभाषा, फिर लक्षण, फिर एग्जाम्पल, अगर उससे संबंधित एग्जाम्पल हो गए, फिर अपन स्पेशल बिंदु बात करेंगे। एग्जाम्पल अपन बात करें तो वायु परागित जो पुष्पों के जो उदाहरण है वो हो गया बेटा। सबसे पहला अपन बात करें तो मक्का। मक्का में क्या होता है? वायु परागण होता है। उसके बाद अपन बात करें गन्ना, गन्ना में वायु परागण होता है। उसके बाद अपन बात करें तो कैनाबिस, कैनाबिस में। उसके बाद अपन बात करें तो खजूर में, खजूर, नारियल, नारियल में, खजूर में, नारियल में। इसके बाद मीराबिलियस में, मीराबिलियस में, मीराबिलियस में। ओक में, ओक में क्या होता है बेटा? इस प्रकार के जो प्लांट्स है उनमें कौन सा परागण होता है बेटा? वायु परागण होता है, यानी वायु के माध्यम से परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब अपनी यहां पर कुछ विशेष बिंदु बात करेंगे। विशेष बिंदु, देखिए बेटा, विशेष बिंदु में अपन बात करेंगे। एक तो यहां पर सल्फर वर्षा, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, सल्फर वर्षा। एग्जाम्पल में एक और मैं आपको दे दूं कि जितने भी जो अनावर्त बीजी पादप, अनावर्त बीजी पादपों में, यानी जिसमें जिम्नोस्पर्म अपन कहते हैं, उनमें भी अक्सर वायु परागण होता है। तो देखिए, विशेष बिंदु एक में बात करूं सल्फर वर्षा। देखिए बेटा, सल्फर वर्षा क्या है? पाइनस नाम सुना होगा, जो कि एक जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी जो पादप है उसका एक एग्जाम्पल है पाइनस। और पाइनस में वायु परागण होता है और वायु परागण के समय इनके जो परागकण है वो आकाश में जो है पीले बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। यानी परागकण इतने अधिक
क्वांटिटी में होते हैं कि वो बादल के समान दिखाई देते हैं। तो जब वायु परागण मतलब पाइनस में जब वायु परागण होता है तो परागकण आकाश में पीले बादलों के समान दिखाई देते हैं, जिसे सल्फर वर्षा कहते हैं। तो क्या है बेटा सल्फर वर्षा? पाइनस में वायु परागण होता है, वायु परागण के समय परागकोश से परागकण आकाश में पीले बादलों के समान दिखाई देता है, और इन पीले बादलों को ही सल्फर वर्षा कहते हैं, क्योंकि जैसे ही वायु की गति थोड़ी कम होती है तो ये परागकण नीचे डाउन होते हैं, और जिस तरीके से एक तरीके से अपन कहें कि पानी की बूंदें नीचे गिरती वर्षा के समय, उसी तरीके से ये परागकण नीचे उतरते हैं और पोलिनेशन की पाइनस में पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो सल्फर वर्षा क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर, तो देखिए दो एक प्लांट है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एक्वेटिक प्लांट है, एक है जैसे पोटेमोजिटोन। तो देखिए बेटा सभी जो जितने भी जो एक्वेटिक प्लांट है उनमें जरूरी नहीं है कि उनमें हाइड्रोफिली या जल के माध्यम से परागण हो। कुछ जलीय जो पादप है उनके पुष्प बाहरी वायुमंडल यानी जल से बाहर खिलते हैं और उनमें वायु के माध्यम से परागण होता है। तो देखिए बेटा पोटेमोजिटोन, एक एग्जांपल में बता दूं, पोटेमोजिटोन ये पौधा कैसा है? जलीय पादप है, किंतु इसके फ्लावर जो है बाहर जल से बाहर खिलते हैं, और परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है? वायु के माध्यम से। तो इनमें वायु परागण होता है। तो कुछ जलीय पादपों में कौन सा परागण हो रहा था? वायु परागण होता है। ठीक है, एक अपन बात यहां और करें कि देखिए वायु परागित जो पौधे हैं इनको अपने पुष्पों को या परागण हेतु कोई किसी प्रकार की एनर्जी को लॉस करने की आवश्यकता नहीं है। तो वायु परागण के लिए पादपों को अतिरिक्त जो है ऊर्जा उसकी आवश्यकता नहीं है, तो इनकी ऊर्जा लॉस बिल्कुल नहीं होता है। तो वायु परागित पुष्पों या वायु परागित पादपों में, वायु परागित पादपों में ऊर्जा ह्रास नहीं होता। तो इनको परागण के लिए कोई ऊर्जा ह्रास नहीं करनी पड़ती। पुष्पों को आकर्षण, अट्रैक्टिव, अत्यधिक सुंदर, मकरंद युक्त इनको बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करें कि जो वायु परागण है इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो क्या है। ठीक है बेटा, मैं एक तो क्लियर कर दूं कि वायु परागण में एक बहुत ज्यादा बर्बादी होती है यहाँ परागणों की, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं एक बात क्लियर करूं आपको कि जैसे मान लीजिए एक पौधा यहाँ है और एक पौधा यहाँ है। ठीक है, यहां से परागण यहां आने वाले हैं और यहां से परागण यहां जाने वाले हैं, परंतु वायु की दिशा जब यदि ये रही और ये रही तो परागण की क्रिया की संभावना है। अगर वायु की दिशा ये हो गई या ये हो गई तो क्या परागण की संभावना रहेगी? नहीं। तो एक तो वायु परागित जो क्रिया है ये एक बहुत ज्यादा बर्बादी करती है परागकणों की, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं और बात करूं तो वायु परागित जो पुष्प है, जो वायु परागित जो क्रिया है, इसमें परागण की जो रेट है वो बहुत कम होती है। तो वायु परागण में जो सक्सेसफुली जो परागण होती है उसकी जो रेट है, उसकी जो दर है वो बहुत कम है। तो वायु परागण में परागण की जो दर है वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए बेटा जो वायु परागित जो परागण की क्रिया है इसमें परागकण कहां आ जाते हैं? बाहरी वायुमंडल में आ जाते हैं, और बाहरी वायुमंडल में आने के बाद ये ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रवेश करते हैं वायु, क्योंकि ये छोटे होते हैं बहुत, और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण ये हैजवर या जो श्वसनीय विकार है वो भी पैदा करते हैं। तो वायु परागण की जो लाभ है वो तो ये हो गया कि
वायु परागण में पौधे को अतिरिक्त ऊर्जा ह्रास की जरूरत नहीं है। परागण के लिए पुष्प को अत्यधिक सुंदर और आकर्षक बनाने की जरूरत नहीं है, परंतु ये एक कैसा है, बहुत ज्यादा परागण बर्बाद होते हैं इस क्रिया में। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें परागण की जो दर है वो बहुत कम है। इसके अलावा वायु परागित जो परागण है वो मानव में या जंतुओं के रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचकर पोलन एलर्जी या है ज्वर या श्वसन संबंधी विकार भी पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये था बेटा कौन सा पॉलिनेशन, एनिमोफिली या वायु परागण, जिसमें हमने वायु परागण की क्या परिभाषा है, वायु परागित पुष्पों की क्या विशेषता है, इसके अलावा वायु परागित पौधे के पुष्प कैसा है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और स्पेशल बिंदु जिसमें सल्फर वर्षा विशेष रूप से आपको याद रखनी है। तो पाइनस में वायु परागण के समय परागकण आकाश में पीले बादलों के समान दिखाई देते हैं, जो परागण की क्रिया के समय ये नीचे डाउन होते हैं, जिसे अपन सल्फर वर्षा कहते हैं। एक और भी चीज ध्यान रखनी है, पोटेमोजिटोन जो कि जलीय पादप होते हुए भी इसमें वायु परागण होता है। वायु परागण में परागकणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है, परागण की दर बहुत कम होती है, ये हैज्वर या पोलन एलर्जी पैदा करते हैं। इसका लाभ में यदि बात करूं तो इस वायु परागित पुष्पों को परागण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा या ऊर्जा खर्च की जरूरत नहीं है, पुष्पों को आकर्षण बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसको जो वायु परागण में उसको पारितोष स्वरूप जो दिया जाता है वो भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेटा वायु परागण। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।